Hello students, today we will start from example on page number 9. Example is let k is equal to q root d with d a square free integer. Find all the integral bases for qk. We have done this type of example earlier on page number 3. In that example we have to find out the basis for qk, and now we have to find out the integral basis for qk. Now given that k is equal to q root d, अब क्योंकि q रूट डी बेस ये आपका अलजेब्राइक फील्ड है, डेट मीन्स इट विल सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री. सो इसके बेसिस में दो एलिमेंट्स होंगे 1 एंड रूट डी. नाउ अल्फ़ा अगर हम k का कोई एलिमेंट लेते हैं तो वो किस टाइप का होगा, r1 प्लस r2 रूट डी. देन अल्फ़ा बार क्या हो जाएगा, r1 माइनस r2 रूट डी, एंड ट्रेस ऑफ अल्फ़ा होता है सम ऑफ रूट्स, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2r1, एंड नॉर्म ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डेट इज इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो r1 स्क्वायर माइनस dr2 स्क्वायर. अब ये हमने अर्लियर थ्योरम में किया था कि अगर k कोई अलजेब्राइक फील्ड है और अल्फ़ा उसका एलिमेंट है तो ट्रेस ऑफ अल्फ़ा एंड नॉर्म ऑफ अल्फ़ा विल बोथ बी इंटीजर्स. नाउ अल्फ़ा सेटिस्फाइज द मोनिक पोलिनोमियल. अगर हम अल्फ़ा किसी पोलिनोमियल का रूट है और उससे रूट से पोलिनोमियल बनाते हैं तो अल्फ़ा और अल्फ़ा बार अगर रूट्स हैं किसी पोलिनोमियल के, तो पोलिनोमियल कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. देन एक्स स्क्वायर इज दिस, सम ऑफ रूट्स इज ट्रेस ऑफ अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज नॉर्म ऑफ अल्फ़ा. तो अल्फ़ा अगर इस मोनिक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है देन अल्फ़ा इज़ एन अलजेब्राइक इंटीजर. नाउ हमने पहले किया था कि ट्रेस ऑफ अल्फ़ा एंड नॉर्म ऑफ अल्फ़ा जो होते हैं वो इंटीजर्स हैं. अब देखिए ट्रेस ऑफ अल्फ़ा है 2r1, तो 2r1 इंटीजर वैल्यू आएगी, बट r1 कोई रेशनल इंटीजर है तो r1 किस टाइप का होगा, जिसका डेनोमिनेटर 2r1 अगर इंटीजर है और r1 रेशनल है तो r1 कैसा नंबर होगा, जिसका डेनोमिनेटर जो है वो ज़्यादा 2 होगा, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए और जो नंबर बचे वो इंटीजर बच जाए. सिमिलरली नॉर्म ऑफ अल्फ़ा भी इंटीजर है, देन नॉर्म इसके इक्वल है, सो r1 स्क्वायर माइनस dr2 स्क्वायर इज़ ऑल्सो एन इंटीजर. सो देयर फॉर डेनोमिनेटर, अब r1 स्क्वायर हमारे पास कैसा नंबर आ गया, r1 जो है वो डेनोमिनेटर 2 का नंबर आ गया है, तो r2 भी हमारे पास 2 डेनोमिनेटर का नंबर होना चाहिए ताकि दोनों से हम ये बैलेंस होकर इंटीजर वैल्यू आ सके. सो डेनोमिनेटर जो है r2 का डेट कैन नॉट एक्सीड 2. सो अब नाउ वी विल मूव towards पेज नंबर 10. देन एज्यूम डेट r1 हम एज्यूम कर लेते हैं g1/2 एंड r2 इज इक्वल टू g2/2. बोथ द नंबर्स आर विद डेनोमिनेटेड एट मोस्ट 2 वेयर g1 g2 इंटीजर्स हैं. देन r1 स्क्वायर माइनस dr2 स्क्वायर जो है वो एक इंटीजर होगा. अगर r1 स्क्वायर हम पुट करें इसमें g1 स्क्वायर बाई 4 एंड r2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, g2 स्क्वायर बाई 4, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, और dr2 स्क्वायर हो जाएगा dgt स्क्वायर बाई 4. देन दिस विल बिकम इक्वल टू 4 एलसीएम ले लेंगे तो g1 स्क्वायर माइनस dg2 स्क्वायर बाई 4 बिलोंग्स टू इंटीजर. अब देखिए कोई भी वैल्यू, अगर ये वैल्यू इंटीजर है दैट मीन्स 4 जो है वो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा तभी वो इंटीजर बनेगी. अगर 4 इसको डिवाइड करता है दैट मीन्स अगर इसको हम कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में कन्वर्ट करें देन दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4. सो g1 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू dg2 स्क्वायर mod 4. अब देखिए फर्दर 2 केसेस में डिवाइड करेंगे इसको. एक केस लेंगे जब d कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 है, एंड सेकंड केस लेंगे जब d इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2 3 mod 4 होगा. अब फर्स्ट केस लेते हैं जब d कॉन्ग्रुएंट है 1 mod 4 के, एंड g1 स्क्वायर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू dg2 स्क्वायर mod 4. देखिए अब नाउ d जो है डेट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4, फर्स्ट केस लेते हैं, एंड सेकेंडली हमें गिवन है g1 स्क्वायर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू dg2 स्क्वायर mod 4. अब d कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 है, अगर हम इसको बोथ साइड g2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें दैट इज़ ऑल्सो एक कॉन्ग्रुएंट टू mod 4. अब g1 स्क्वायर जो ये वैल्यू है इसमें इसकी जगह पर ये वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं. सो g1 स्क्वायर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू g2 स्क्वायर mod 4, ये वैल्यू आ गई हमारे पास. अब अगर ये चीज़ है
इसके क्या रिजल्ट निकलता है कि G1 एंड G2 बोथ या तो इवन होंगे या दोनों के दोनों ओड होंगे। ये कंक्लूजन कैसे निकला देखिए कि G1 G2 अगर हम दोनों इवन नंबर्स लेते हैं तो क्या ये कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई होती है। देखिए G1 अगर 2 ले लें एंड G2 4 लेते हैं तो 4 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 16 मोर 4, डैट इज़ ट्रू, 4 डिवाइड्स 12। सिमिलरली अगर हम दोनों ओड नंबर्स लेते हैं, सपोज G1 इज़ 1 एंड G2 इज़ 3, देन 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 9 mod 4, that is also true, 4 divides 8. But if we take G1 as 1 and G2 as 2, 1 even and 1 odd, then we cannot satisfy this congruence. 1 is congruent to 4 mod 4, that is not true, 4 does not divides 1 minus 4 3. So अगर ये कॉन्ग्रुएंस है डेट मीन्स हमारे पास इससे दो कंक्लूजन निकलते हैं, G1 G2 या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ओड नंबर्स होंगे। अब G1 और G2, R1 हमारे पास क्या था G1/2 एंड R2 वाज G2/2। देन अगर G1 इवन है, G1 G2 बोथ, तो उस केस में R1 और R2 दोनों इंटीजर वैल्यूज़ आएंगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इवन है तो 2 कैंसिल हो जाएगा उससे। सो R1 R2 विल बोथ बी इंटीजर्स। और अदरवाइज अगर दोनों ओड हैं, G1 एंड G2 आर ओड नंबर्स, देन R1 कैसा होगा जिसका, क्योंकि 2 से कैंसिल नहीं होगा, सो R1 विल बी नंबर ऑफ डिनोमिनेटर 2 एंड R2 विल बी द नंबर ऑफ डिनोमिनेटर 2। यही इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए R1 R2 का डिनोमिनेटर अगर 2 है, नाउ R1 एंड R2 हमारे पास ये नंबर्स आ गए। अब देखिए हमने फर्स्ट चैप्टर में एक थ्योरम की थी कि अगर x हमारा a+b टो टाइप का इंटीजर है, देन टो की वैल्यू 2 टाइप से होती है, 1 + √m/2 होती है इफ़ m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 एंड टो इज़ इक्वल टू √m इफ़ m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2 और 3 mod 4। ये दो रिज़ल्ट थे हमारे पास। तो अब यही रिज़ल्ट यहाँ भी अप्लाई करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर m की बजाय √d है, तो अगर d है, d अगर कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 लिया है, अब नंबर हमारा है R1 + R2 √d टाइप का, देन टो विल बी 1 + √m/2। तो अगर d कॉन्ग्रुएंट 1 mod 4 है, इट मीन्स हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला कि नंबर जो है वो किस टाइप का होगा, 1 + √m/2 टाइप का। तो अब यहाँ पर हमारा नंबर क्या हो जाएगा, R1 + R2 1 + √d/2 टाइप का। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे हमने नंबर लिया है। तो अब हमारा एल्जेब्राइक नंबर R1 + R2 1 + √d/2 टाइप का एल्जेब्राइक नंबर आ गया। तो देखिए इंटीग्रल बेसिस क्या होता है कि QK = ZW1 + ZW2 अप टू सो ऑन। अब दो ही बेसिस के एलिमेंट्स हैं तो यहाँ तक होगा इंटीग्रल बेसिस। अब यहाँ पर हमारा एलिमेंट QK मतलब इस फील्ड के एलिमेंट्स, देन अल्फ़ा विल बी इक्वल टू दिस। अगर अल्फ़ा ऐसा है तो वो हमारा इंटीग्रल बेसिस इस टाइप से डिफाइन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बेसिस के एलिमेंट्स होते हैं W1 W2। अब अल्फ़ा हमारा कैसा डिफाइन हुआ है, R1 + R2 1 + √d/2। दैट मीन्स यहाँ पर जो आपके बेसिस के एलिमेंट्स हैं वो कौन से हो गए, यहाँ से तो 1 और यहाँ से ये, देन 1 and 1 + √d/2। These two elements form the integral basis for QK। हमें इंटीग्रल बेसिस ही फाइंड आउट करना था QK का। तो एक केस में जब d कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 है तो इंटीग्रल बेसिस के हमारे पास ये दो एलिमेंट्स आ गए यहाँ पर। एंड सेकेंड केस सिमिलरली अगर d हम कॉन्ग्रुएंट टू लेते हैं 2 and 3 mod 4, सेकेंड केस में d हम लेते हैं 2 या 3 mod 4, किसी एक के भी कॉन्ग्रुएंस ले सकते हैं। एंड G1 हमारा गिवन है कॉन्ग्रुएंट टू DG2² mod 4 के। अब देखिए सिमिलर जैसे पहले किया था कि d इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो इसको अगर हम बोथ साइड G2² से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 और 9 mod 4 के कॉन्ग्रुएंट आएगा। देन इसको इससे रिप्लेस कर दें तो G1² जो है डैट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 4 और 9 mod 4। इसकी जगह पे ये वैल्यू शिफ्ट कर दी तो मोड G1² जो है वो इसके कॉन्ग्रुएंट आ गया। अब देखिए यहाँ पर G2², बोथ साइड G2² से मल्टीप्लाई किया था तो G2² भी आएगा। अब हमारे पास इससे दो कंक्लूजन आ गए, 4 G2² mod 4
या फिर G1 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 9G2 स्क्वायर मोड 4। अब देखिए इन दोनों ही कॉन्ग्रुएंसीज में से क्या कंक्लूजन निकलता है कि G1 G2 जो है वो दोनों इवन नंबर्स ही हो सकते हैं। आप G1 G2 1 या 3 पुट करके देखिए इस कॉन्ग्रुएंस में, तो हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलेगा, 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 इंटू 2 स्क्वायर का मतलब 9 मोड 4, डैट इज़ नॉट ट्रू, 4 डज नॉट डिवाइड 1 माइनस 36। सो ओड के केसेस में कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई नहीं होती। लेकिन अगर हम दोनों के दोनों इवन लेते हैं G1 2 एंड G2 सपोज 4, तो कॉन्ग्रुएंस बनेगी 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 इंटू 16 मोड 4। That means 4 minus 64 is 60 and 4 divides 60। लेकिन सिमिलरली अगर हम दोनों कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई हो गई, सिमिलरली ये भी सेटिस्फाई होगी। अगर हम एक इवन और एक ओड लेते हैं 1 and 3, देन द कॉन्ग्रुएंस विल बिकम 1 congruent to 4 into 9 mod 4. That is also not true because 4 does not divide 1 minus 36 35। So इन दोनों कॉन्ग्रुएंसी से क्या कंक्लूजन निकला है कि G1 and G2 must be इवन नंबर्स, ये इवन ही हो सकते हैं। और अगर ये दोनों नंबर्स इवन हैं तो हमारे पास R1 और R2 कैसे थे, G1/2 एंड G2/2। तो अगर ये इवन है तो 2 से कैंसिल होगा, सो R1 R2 दोनों इंटीग्रल वैल्यूज़ बनेंगी। तो बाय डैट रिजल्ट अगर M 2 और 3 mod 4 के कॉन्ग्रुएंट है तो टो की वैल्यू हमने ली थी √M। दैट मीन्स यहाँ पर √D की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 + R2 √D ही रहेगी वैल्यू √M की तरह। सो अब इसको इंटीग्रल के फॉर्म में देखें तो अल्फ़ा जो नंबर था वो हमारा ये आ गया R1 + R2 √D टाइप का। तो इंटीग्रल बेसिस कौन कौन से हो जाएंगे, 1 एंड √D। तो सेकंड केस में हमारा इंटीग्रल बेसिस आ जाएगा 1 एंड √D। तो बेसिस के 2 एलिमेंट्स होंगे 1 एंड √D। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम में आई थी और बड़ी इजी सी है, तो इसको अच्छे से करना है आपने। इसके नेक्स्ट सेम डिडक्शन है इसी थ्योरम की। अगर D कॉन्ग्रुएंट है 1 mod 4 के, देन शो डैट एवरी इंटीजर ऑफ दिस कैन बी रिटन एज a + b √D/2 वेयर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod 2। देखिए क्लियरली एन इंटीग्रल बेसिस जो है डैट इज गिवन बाय 1 + √D/2। अभी हमने ऊपर प्रूव किया है कि अगर D 1 mod 4 के केस 1 में कि D अगर इसके कॉन्ग्रुएंट है तो इसका इंटीजर जो है वो किस टाइप इंटीग्रल बेसिस ये बनेगा। अगर इंटीग्रल बेसिस ये है तो इस फील्ड का कोई भी एलिमेंट कैसे बनेगा, C × 1 + D × दिस, इस टाइप का एलिमेंट आएगा फील्ड के। इसका एलसीएम लिया हमने तो 2C + D + D √D/2। तो अगर हम इसको A पुट करें और इसको B पुट करें, कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म, इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो A की वैल्यू ये आएगी और B की वैल्यू ये। तो इससे हमारे पास क्या कॉन्ग्रुएंस बन सकती है, A इज इक्वल टू 2C + D एंड D इज इक्वल टू B। तो अगर हम कॉन्ग्रुएंस बनाना चाहें इससे तो क्या ये कॉन्ग्रुएंस बन जाएगी, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod 2। देखिए D की वैल्यू है B, तो A इज इक्वल टू 2C + B। B को इधर ले आए तो A - C इज इक्वल टू 2C, डेट मीन्स A - B। तो C डिवाइड्स A- या 2 डिवाइड्स A - B, डेट मीन्स A - B इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 2। B को राइट पे ले गए तो A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod 2। तो यही आपको निकालना था, तो कि एवरी इंटीजर कैन बी रिटन एज दिस वेयर A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod 2। सिमिलरली इसका रिवर्स कर सकते हैं, कन्वर्स भी बिल्कुल सेम, बिल्कुल रिवर्स ही लिखना है उसको।